रीवा हमेशा जातिगत समीकरणों पर आधारित रहा है। अंत में चुनाव, विकास और तमाम मुद्दे एक तरफ हो जाते हैं, जातिगत मुद्दे ही प्रभावी रहते हैं। लाडली बहना योजना है, इसलिए लोग मान रहे हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। रीवा और मऊगंज जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि जो पिछले परिणाम आए हैं वो इस बार अपेक्षित नहीं है। विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान समाप्त हो चुका है और नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिनके भाग्य का फैसला 3 तारीख को होगा। विंध्य के साथ ही रीवा जिले की विधानसभा सीटों पर क्या है चुनावी समीकरण और जनता ने किन मुद्दों को लेकर किया है मतदान, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कई वरिष्ठ पत्रकार। आइए उनसे जानते हैं क्या रहा इस बार यहाँ पर चुनावी समीकरण। जिस तरह से यहाँ पे मतदान हुआ, किस तरह से देखते हैं, क्या चुनावी समीकरण है यहाँ पे विंध्य के साथ ही रीवा जिले की जो विधानसभा सीटें हैं? विंध्य की जनता का एक अलग मिजाज रहा है चुनावों में। ये अलग ही मुद्दों पर फोकस करती रही है। भुखमरी, बेरोजगारी तो लंबे समय से रही है, लेकिन ये अक्सर नए प्रयोग के लिए जानी जाती रही है। तो चाहे 1952 का जब पहला चुनाव हुआ था विंध्य प्रदेश का, तब उस समय जब कांग्रेस की एक तरफ से लहर चल रही थी, आज़ादी के बाद निकली हुई पार्टी थी, देशभक्ति का जज्बा था सब में, तो उस समय यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। राम राज्य परिषद के कई विधायक जीते, किसान मजदूर पार्टी भी आई। तो इस तरह से ये कहें कि अलग चलने का इसका एक रहा है मिजाज। इस बार भी पिछले चुनाव की अगर बात करें 2018 में, तो जब कांग्रेस पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करती रही, तो यहाँ आके एक तरफ से बिल्कुल क्लीन स्वीप की स्थिति पर आ गई। अगर 30 में से 24 भाजपा को मिले, केवल 6 पर ही जीती, उसमें भी एक विधायक पाला बदल के चले गए। तो ये उल्टा ही चलती रही है। इस बार भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा जिसको लेकर भाजपा तो अपने विकास के मुद्दों पर ही रही और लाडली बहना योजना पर उनका ज़्यादा फोकस रहा। पुरानी योजनाओं को इस बार कम किया। कांग्रेस सिर्फ बदलाव के सहारे रही और यही गिनाती रही कि उनकी सरकार बीच में खरीद ली गई, इस तरह की। तो जनता के मन में थोड़ा सा बदलाव का असर रहा है। तो उम्मीद है कि इस बार पिछली बार की तुलना में बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। बसपा भी कई जगह उपस्थिति दर्ज कराने की स्थिति पर खड़ी है। लगातार आपने कई विधानसभाओं में गए, लोगों से बात की, किस तरह से वहाँ पे आपको क्या लगा, किस तरह से समीकरण है, किन के जीतने की अंदेशा है, जनता ने किन मुद्दों को लेकर अपना मतदान किया? देखिए, जैसा कि अभी मृगेन जी ने बताया कि यहाँ रीवा की रिवायत ही अलग रही है। कभी भी यहाँ पर लीग से में चुनाव नहीं हुए, लीग से हटकर ही यहाँ पर परिणाम देखने को मिले। चाहे बसपा की बात रही हो या यहाँ पर समाजवादी की बात रही हो, तो विंध्य में ऐसे कई नतीजे सामने आए हैं जो चौंकाने वाले रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में जिस तरह से बसपा एक तरह से ख़त्म हो गई थी, कांग्रेस भी ख़त्म थी, 8 सीटों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत कर आई। और इस बार के चुनाव में भी बड़े ही दिलचस्प और रोचक परिणाम देखने को मिलेंगे। कई फेरबदल बड़े होने वाले हैं जिसके अभी से कयास लगाए जा रहे हैं और वो चौंकाने वाले नतीजे ऐसे होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए रीवा ज़िले में कई विधानसभाएं बसपा इस बार फिर प्रभावित कर रही है। कांग्रेस और भाजपा की टक्कर में बसपा सीधे यहाँ पर सेंधमारी का काम करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी भी गणित बिगाड़ने का काम बखूबी यहाँ पर निभा रही है। रीवा विधानसभा की बात हो या मऊगंज में रहा हो जिस तरह का समीकरण, इसी तरह से गुड़ विधानसभा में भी आम आदमी ने समीकरण बिगाड़े हैं और रोचक परिणाम देखने को मिलेंगे। आप चाहे सिमरिया की बात हो, सिमरिया में भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। उसी तरह से सिरमौर में जहां पर एक आदिवासी और युवराज की लड़ाई देखने को मिल रही है, वहां बसपा काफ़ी मजबूत स्थिति में है। इसी तरह से त्योंथर में एक बड़ा फेरबदल भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि कभी कांग्रेस के गढ़ और कांग्रेस परिवार की नैया पार लगाने वाले श्रीनिवास तिवारी परिवार से सिद्धार्थ तिवारी टूटकर अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर त्योंथर से विधानसभा चुनाव में हैं। तो वहाँ भी काफ़ी रोचक मुकाबला हो गया है और कांटे की टक्कर मानी जा रही है, चूँकि
भाजपा से बगावत कर वहाँ पर जिस तरह से पार्टी उन्होंने बदली और बसपा में आ गए, तो देवेंद्र सिंह भी वहाँ पर काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। तो कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में बसपा काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है। यही हाल देव तालाब का है, जहाँ चाचा भतीजे की लड़ाई में एक कड़ी चुनौती जा रही है। बसपा वहाँ पर काफ़ी मजबूत है। तो इस तरह से आप पूरे 8 विधानसभा में, जहाँ पर कांग्रेस फिर कवायद कर रही है कि वो विधानसभा में जीत कर आए और विधानसभा में पहुँचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चाहती है कि 8 सीटें जो उन्होंने पिछले 2018 के चुनाव में जीती थी उस पर काबिज रहे, पर उनके मंसूबे पर पानी फेरते यहाँ पर अन्य दलों के लोग नज़र आ रहे हैं। सादाब, विंध्य के साथ रीवा में भी कई दिग्गज नेता चुनाव मैदान पर थे, जिनका राजनीतिक कैरियर भी दांव पर लगा है। उन सीटों पर किस तरह से देखते हैं आप, क्या समीकरण वहाँ? अभी आप मृगेंद्र ओबीजे से बात कर रहे थे, मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। किसी ज़माने में ये समाजवादियों का गढ़ रहा, उसके बाद ये कांग्रेस का गढ़ बना, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। रीवा ये वही संसदीय क्षेत्र है जिसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। अगर विंध्य की 30 सीटों की बात की जाए, मैं अतीत की बात करूं, यमुना प्रसाद शास्त्री ने हराया था रीवा राजा महाराजा मार्तंड सिंह को। सतना की अगर बात की जाए तो सतना में विंध्य के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह चुनाव हार गए थे। अर्जुन सिंह नहीं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता भी चुनाव हारे थे। हारे किससे थे? स्थानीय नेता से, सुखलाल कुशवाहा से, जिनका पुत्र आज सतना का विधायक है। बात कर जाए रीवा की, यहाँ पर 8 सीटें हैं। 6 सीटें रीवा जिले में हैं, 2 सीटें मऊगंज जिले में हैं। अभी नवनिर्मित जिला है मऊगंज। इस बार के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो मैंने लगभग 8 की 8 सीटों पर जाकर स्थानीय लोगों से बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी ने 8 की 8 सीटें पिछले चुनाव में जीती थी, काफ़ी मतों से जीती थी, लेकिन इस बार कुछ जगह पर तो मामला बिल्कुल त्रिकोणीय नज़र आ रहा है। जैसे अभी कह रहे थे, देव तालाब सीट की बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष वहाँ पर से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। उनके खिलाफ आप देखिए, कांग्रेस ने उनके सगे भतीजे को चुनाव में उतारकर मामले को रोचक बना दिया। वहाँ पर बीएसपी भी, अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए, रीवा हमेशा जातिगत समीकरणों पर आधारित रहा है। अंत में चुनाव, विकास और तमाम मुद्दे एक तरफ हो जाते हैं, जातिगत मुद्दे ही प्रभावी रहते हैं। वहाँ पर जातिगत मुद्दे बीएसपी के फेवर में हैं। हालांकि दूसरी ओर तमाम बड़े राजनीतिक दल भी महत्वपूर्ण स्थिति में नज़र आ रहे हैं। अगर बात सिरमौर विधानसभा की जाए तो एक आदिवासी, कांग्रेस ने एक सामान्य सीट से आदिवासी प्रत्याशी को मैदान में उतारा और वहाँ पर युवराज को काफ़ी संकट में खड़ा कर दिया है। वहाँ बीएसपी भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। इसी तरीके से सिमरिया सीट की बात की जाए, सिमरिया में कुछ दिन पहले तक कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे अभय मिश्रा। उन्हें पिछला चुनाव रीवा से लड़ा था, इस बार वो सिमरिया से मांग रहे थे। वो वहाँ से पहले भी विधायक रह चुके थे, उनकी पत्नी भी वहाँ से विधायक थी। ऐन वक्त पर कांग्रेस ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। चुनाव के अंतिम लम्हों में जब ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी भी उनको टिकट नहीं देगी, तो वो वापस कांग्रेस में आ गए, वहाँ प्रत्याशी बन गए। यहाँ पर भाजपा कांग्रेस के बीच में हाथी भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। चुनाव परिणाम किस ओर जाएंगे ये तो हमें आपको पता चलेगा 3 तारीख को, जिस दिन ईवीएम से प्रत्याशियों के भाग का फैसला होगा। उसी तरीके से रीवा सीट, ऐसा लग रहा था कि 4 बार के विधायक राजेंद्र शुक्ला इस बार भी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा हारेगा। ठीक, अगर गुड़ की बात की जाए तो गुड़ में भी कुछ ऐसा ही मामला नज़र आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया कपिध्वज सिंह को, जिन्होंने पिछली बार समाजवादी पार्टी से दूसरे नंबर पर कांग्रेस को पीछे ढकेल दिया था। ठीक उसी तरीके से मनगमा में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई बार के विधायक, पति पत्नी दोनों भी विधायक रहे वहाँ से, पंचूलाल प्रजापति और पन्ना भाई, उनको वहाँ से बाहर किया और एक नए चेहरे को वहाँ से मैदान में उतारा है। कांग्रेस की बबीता साकेत वहाँ से प्रत्याशी हैं। अगर इसी तरीके से हम चलते हैं देव तालाब, जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा से लगा हुआ एक इलाका है, काफ़ी असर होता है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर वहाँ पर कांग्रेस के पूरे
इस इलाके की बात की जाए तो विंध्य में किसी ज़माने में प्रभावी घराना तिवारी घराना माना जाता था। श्रीनिवास तिवारी और सुंदरलाल तिवारी, सुंदरलाल के बेटे सिद्धार्थ तिवारी को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वहाँ से प्रत्याशी हैं। वहाँ कांग्रेस ने रमाशंकर को अपना प्रत्याशी बनाया। रमाशंकर को पिछली बार लगभग 45,000 के आसपास वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के एक दावेदार और हुआ करते थे, देवेंद्र सिंह। जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने हाथी की सवारी कर ली। अगर 8 की 8 सीटों की बात की जाए मऊगंज और रीवा जिले की, तो 6 सीटें रीवा जिले में हैं, 2 सीटें मऊगंज में हैं। इस बार ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ पिछले बार की तरह बरकरार रहेगा। इसमें बीएसपी और कांग्रेस भी सेंध लगा सकती हैं, ऐसा मेरा आकलन है। पूरी तरीके से तय होगा 3 तारीख को। हालांकि आज तेलंगाना में चुनाव होने हैं 30 को, उसके बाद तमाम तरीके के परिणाम भी आने लगेंगे, लोग तमाम तरीके की बातें भी करने लगेंगे। लेकिन अभी स्थानीय होटलों और चौराहों में भी इस बात की चर्चा है, कौन जीतेगा हारेगा पूरी तरीके से तय होगा 3 तारीख को। देवेंद्र जी, लगातार आपने कई चुनाव देखे हैं। इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, क्या समीकरण है उनके? इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर जो मतदान किया, किसको फ़ायदा मिलता दिख रहा है उसमें? महिलाओं के वोट का किसको फ़ायदा होगा ये तो परिणाम बताएगा। फिलहाल चूँकि भाजपा सरकार ने आखिरी दांव खेला था लाडली बहना योजना का, इसलिए लोग मान रहे हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है भाजपा की तरह। लेकिन उसमें यदि उसको हम जो वोट पड़े हैं महिलाओं को, यदि मान लीजिए पड़े वोट 100% और उसको हम 4 वर्गों में विभाजित करें, जैसे आर्थिक आधार पर, एक निम्न आय वर्ग हो गया, एक निम्न मध्यम हो गया, एक मध्यम हो गया, फिर उच्च वर्ग हो गया। लाभान्वित जो महिलाएं हैं सरकार की योजना से, वो निम्न वर्ग हो गया और निम्न मध्यम वर्ग, जो लोअर मीडियम वर्ग है। इनको तो हम मान सकते हैं, इनकी लगभग संख्या 50 से 55% हो सकती है। इसलिए हो सकती है क्योंकि पड़े वोट जो होते हैं इन्हीं के ज़्यादातर होते हैं। शेष जो वोट है लगभग 45%, वो किधर गया जो सरकार की योजना से लाभान्वित नहीं है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो कितना लाभ होगा भाजपा को, कितना कांग्रेस को या बसपा को? बसपा का यहाँ गढ़ रहा है। बसपा का संसद की चौखट पहुँचाने वाला यही क्षेत्र है। 91 में भीम सिंह को भेजा था। 2-3 विधानसभा आप देख ही रहे हैं, रीवा में सिमरिया हो गया, सिरमौर हो गया, आपका त्योंथर हो गया। मनगमा में भी बसपा इतनी कमज़ोर नहीं कहा जा सकती। भाजपा और कांग्रेस के बीच जीत हो सकती है, कोई एक जीतेगा, लेकिन यह निर्णायक मोड में बसपा की तरफ वोटों का ध्रुवीकरण होगा कि कितना गया। तो इस तरीके से रीवा ज़िले में यह बात सही है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जावेद जी ने कहा है कि भाजपा जिस तरीके से 2018 के चुनाव में क्लीन स्वीप किया था, ऐसी परिस्थितियां फिलहाल दिखती नज़र नहीं आ रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समीकरण लग रहे हैं आपको? शादाब जी, मुझे ये लग रहा है कि जो अगर अपन रीवा और मऊगंज ज़िले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि जो पिछले परिणाम आए हैं वो इस बार अपेक्षित नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा, जो आकलन किया जा रहा है, जो लोगों द्वारा बताया जा रहा है। अभी आप बात कर रहे थे लाडली लक्ष्मी बहना योजना की, तो शायद ये एक भ्रम फैलाया गया है। अगर अपन पिछले चुनाव की बात करें तो इस चुनाव से लगभग 4% जो महिलाओं के वोट थे वो इस बार कम पड़े हैं, और ये एक पूरा ऑरा बनाया जा रहा है कि नहीं इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो शायद मेरी नज़रों में ये मुझे ठीक दिखाई नहीं पड़ता। अगर अपन सिरमौर विधानसभा सीट की बात करें तो सिरमौर विधानसभा सीट में मामला त्रिकोणीय है। सिमरिया विधानसभा सीट की बात करें तो सिमरिया विधानसभा सीट रीवा जिले की सबसे हॉट विधानसभा सीट रही है। वहाँ पे वोटों के ध्रुवीकरण के लिए
हर हथकंडे अपनाए गए, दोनों दलों ने वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि वहाँ भी जो परिणाम आएंगे तो भाजपा के लिए बहुत सकारात्मक नहीं दिखते हैं। रीवा की बात करें तो रीवा विधानसभा सीट से अपन ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा वॉक ओवर दिया गया है। इसमें जो अपन बात कर रहे थे कई विधानसभा सीटों की, अब गुड़ विधानसभा सीट की बात करें तो गुड़ विधानसभा सीट में जो भी मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। त्योंथर की बात करें तो वहाँ पे त्योथर विधानसभा सीट में ये मामला त्रिकोणीय हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछली बार 8 विधानसभा सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी के खाते में, तो इस बार वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार आपने सभाएं भी की है, देखा वहाँ पे किस तरह का माहौल था, किधर जनता जा रही थी? पहले तो आपका बहुत स्वागत करते हैं TV9 भारतवर्ष का और सदा भाई आपका। जिस तरह से समीकरण बनाया गया है रीवा से लेके 8 विधानसभा से, जैसे मऊगंज 2 हो गई और रीवा 6 हो गई, 6 में जैसे ही समीकरण लगाया जाए तो समीकरण यहाँ पे कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाजवादी पार्टियों और आम आदमी पार्टी जी, इनका तिकोड़िया जो श्रृंखला जो आ रहा है उसमें ये लगाया गया कि यहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना ज़रूर चलेगी, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि भाजपा ने एन वक्त पे लाडली लक्ष्मी योजना लगाई थी, उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात किया जाए यहाँ पे कांग्रेस की, तो कांग्रेस के गढ़ कहलाने वाला और कांग्रेस के रहने वाले यहाँ पे अपनी एक भी सभा नहीं कर पाए हैं प्रियंका गांधी को छोड़ के। तो इस तरह लगाया जाए जहाँ की भाजपा ने अपने पूरे कैबिनेट के मंत्री तक लगा दिए, यहाँ तक कि अपने योगी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ तक सभा कर पाए हैं। तो ये लगाया जा सकता है कि यहाँ पे मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के रहेगा और 8 विधानसभा में इसका असर बहुत देखने को मिलेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेश तिवारी जी भी हैं। क्या मानते हैं किस तरह का समीकरण देखने को मिल रहा विंध्य के साथ ही रीवा की विधानसभा सीटों में? देखिए, जैसे यहाँ बात हो रही है, अभी सुना मैंने लाडली लक्ष्मी या परिवर्तन का माहौल तो बिल्कुल पूरे प्रदेश में था, पर रीवा में आप देखिए तो 8 विधानसभा में यहाँ पे जातिवाद चलता है, ना कि यहाँ पे पार्टी के हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है। जातिवाद को ही देख करके टिकट दी जाती है और जातिवाद के ही हिसाब से यहाँ पे जीत हार होती है। जी, क्या मानते हैं इस बार जनता का समर्थन किसको मिलेगा, किसके जीतने की संभावना नजर आ रही है? पिछली बार यहाँ पे 8 सीट भाजपा के झोली में गई थी, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हर विधानसभा एक कांटे की टक्कर है, किसी विधानसभा को ये नहीं कह सकते कौन जीत रहा है। कसमकस बनी हुई है, वोटर भी काफ़ी होशियार हो गया है, सबकी समीक्षा इस बार फेल हो रही है और लाडली लक्ष्मी को टक्कर परिवर्तन और ये जो कर्मचारियों को वोट है वो दे रही है। इसलिए एक तरफा किसी का नहीं है और जो आंकड़ा लगाया जा रहा है 4-4 का इस बार आंकड़ा बताया जा रहा है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रीवा और विंध्य के वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने समीकरण को लेकर अपनी अपनी बात रखी। हालांकि जल्द ही नतीजे भी आएंगे जिसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में सरकार किसी की भी बने, लेकिन विंध्य और रीवा की ये सीटें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे सटीक एग्जिट पोल्स देखिए 30 नवंबर शाम 4 बजे से TV9 राजस्थान, TV9 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के YouTube चैनल्स पर। बताएंगे आपको कौन जीत रहा है।